रोशनी धीमी कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और मेरे साथ चलिए एक ऐसी यात्रा पर जहां बरसात की पहली बूंद में छुपी है एक पूरी जिंदगी की कहानी। आज की रात जब बाहर हवा में नमी का एहसास हो रहा है, मैं आपको ले चलूंगा उस गांव में जहां आसमान से गिरने वाली हर बूंद किसी के सपनों को जिंदा करती है और किसी के दुखों को धो देती है। कहते हैं ना, बरसात सिर्फ पानी नहीं होती, वो होती है उम्मीदों की बारिश। और जब यह उम्मीद किसी टूटे हुए दिल में गिरती है तो वहां से निकलती है एक ऐसी खुशबू जो पूरी दुनिया को महका देती है। आज की कहानी है राजू की। एक ऐसा लड़का जिसने अपनी मां से वादा किया था कि वो एक दिन बरसात की पहली बूंद की तरह ही अपने गांव में खुशियों की बौछार लेकर आएगा। लेकिन जिंदगी के तूफानों में कहीं वो अपना रास्ता भूल गया था। गांव का नाम था सुखपुर, लेकिन वहां सुख के नाम पर बस धूल और निराशा थी। सूखी धरती, सूखे कुएं और सूखे सपने। राजू के पिता मनोहर काम की तलाश में शहर गए थे, लेकिन 3 महीने से कोई खबर नहीं आई थी। मां सुनीता रोज शाम को आंगन में खड़ी होकर आसमान की तरफ देखती थी। कभी बादलों का इंतजार करती, कभी अपने पति का। राजू, तू पढ़ लिख कर कुछ बनेगा ना? मां रोज यही कहती थी जब वो स्कूल से लौटता था, और राजू हमेशा सिर हिलाकर कहता, हाँ मां, मैं डॉक्टर बनूंगा, गांव के सभी बच्चों का इलाज मुफ्त में करूंगा। लेकिन सपने देखना आसान होता है, उन्हें जीना मुश्किल। राजू के घर में कभी कभी तो 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। फिर भी वो पढ़ता रहा, क्योंकि उसे पता था कि मां की आंखों में जो चमक होती है जब वो उसकी किताबें देखती है, वो चमक ही उसकी असली दौलत है। एक दिन जब गर्मी इतनी तेज थी कि हवा भी जैसे आग उगल रही थी, राजू स्कूल से लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि आसमान में काले बादल घिर रहे हैं। उसका दिल खुशी से भर गया। मां को बताना होगा कि बरसात आने वाली है। वो मन में सोचते हुए तेज कदमों से घर की तरफ दौड़ा, लेकिन घर पहुंचकर जो नजारा देखा वो उसके होश उड़ा गया। मां आंगन में बेहोश पड़ी थी। पास में पानी का घड़ा टूटा हुआ था। राजू समझ गया कि मां को कमजोरी के कारण चक्कर आया है। किशु के माथे सब हुआ है। वो चिल्लाया और पास के कुएं से पानी लाकर मां के चेहरे पर छिड़का। सुनीता की आंखें खुली तो राजू को देखकर मुस्कुराने की कोशिश की। राजू, मैं ठीक हूं बेटा, बस थोड़ी कमजोरी है। उसी समय आसमान से बरसात की पहली बूंद गिरी। राजू के माथे पर गिरकर वो बूंद जैसे कह रही थी, अब तेरी असली परीक्षा शुरू होती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी कैसे एक ही पल में सब कुछ बदल देती है? राजू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। बरसात शुरू हो गई थी, लेकिन राजू के घर में खुशी की जगह चिंता का माहौल था। मां की तबीयत बिगड़ती जा रही थी और डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसे नहीं थे। गांव का एकमात्र डॉक्टर गुप्ता हमेशा पहले पैसे मांगता था, फिर इलाज करता था। राजू ने अपनी स्कूल की फीस के लिए जमा किए गए पैसे निकाले और मां को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर गुप्ता ने जांच के बाद कहा, इसे एनीमिया है, अच्छा खाना और दवाइयां चाहिए, कम से कम 2000 रुपए लगेंगे। 2000 रुपए। राजू के लिए यह राशि किसी पहाड़ के बराबर थी। घर लौटते समय बारिश तेज हो गई थी, लेकिन राजू को लग रहा था जैसे हर बूंद उसके सपनों को धो रही है। मां, मैं कल से काम पर जाऊंगा, गुप्ता जी के यहां फसल कटाई का काम है, राजू ने कहा। सुनीता ने बेटे का हाथ पकड़ा। नहीं राजू, तेरी पढ़ाई छूटेगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। मां, पहले आपका स्वास्थ्य ठीक होना जरूरी है, पढ़ाई तो बाद में भी हो सकती है। अगली सुबह राजू उठा तो देखा कि बारिश रुक गई थी, लेकिन हवा में अभी भी नमी थी। वो डॉक्टर गुप्ता के खेत में काम करने गया। गुप्ता जी एक अमीर किसान थे, लेकिन मजदूरों के साथ बहुत सख्ती से पेश आते थे। वे लड़के, जल्दी काम कर, दिन भर में पूरा खेत साफ करना है, गुप्ता जी ने कहा। राजू ने पूरे दिन कड़ी मेहनत की।
उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन वो रुका नहीं। शाम को जब मजदूरी लेने गया तो गुप्ता जी ने कहा, काम अधूरा है, कल पूरा करके आना, तब पैसे मिलेंगे। राजू को गुस्सा आया, लेकिन वो चुप रहा। उसे मां की दवाई के लिए पैसे चाहिए थे। रात को घर लौटा तो मां की हालत और बिगड़ गई थी। बुखार तेज था और वो बेहोशी की हालत में थी। राजू ने पास पड़ोस से पैसे उधार मांगे, लेकिन सबके पास अपनी ही परेशानियां थीं। राजू, बेटा, अगर हमारे पास होते तो क्या तुम्हें मना करते? चाची ने दुखी मन से कहा। उस रात राजू ने मां के पास बैठकर पूरी रात जगा। मां कभी कभी बुखार में बड़बड़ाती थी, राजू, पढ़ना नहीं छोड़ना, डॉक्टर बनना। सुबह होते ही राजू फिर से गुप्ता जी के खेत में पहुंचा। आज उसने दोगुनी मेहनत की। दोपहर तक खेत बिल्कुल साफ हो गया था, लेकिन जब शाम को मजदूरी मांगी तो गुप्ता जी ने कहा, अरे, कुछ जगह घास रह गई है, और फिर कल बारिश हुई थी ना, तो मिट्टी भी खराब हो गई है, 50 रुपए कम मिलेंगे। राजू का दिल टूट गया। वो जानता था कि गुप्ता जी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो क्या कर सकता था? उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। साहब, प्लीज, मेरी मां बहुत बीमार है, उसकी दवाई के लिए पैसे चाहिए। राजू ने हाथ जोड़कर कहा। तो मैं क्या करूं? काम पूरा नहीं किया तो पूरे पैसे कैसे दूं? गुप्ता जी ने रूखे स्वर में कहा। राजू ने जो भी पैसे मिले उससे दवाई खरीदी, लेकिन वो पूरी दवाई नहीं थी जिसकी मां को जरूरत थी। रात को जब वो मां को दवाई देने गया तो मां ने कहा, राजू, तू इतना परेशान क्यों दिख रहा है? कुछ नहीं मां, बस थोड़ी थकान है। मैं तेरी मां हूं बेटा, तेरी हर परेशानी मेरी आंखों में दिख जाती है। अगर मेरी वजह से तेरी पढ़ाई छूट रही है तो मां, ऐसी बात मत कहिए, आप ठीक हो जाइए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। उस रात बारिश फिर शुरू हो गई। राजू छत पर बैठकर बारिश देख रहा था। हर बूंद उसे अपने सपनों की याद दिला रही थी। वो सोच रहा था कि कैसे कुछ दिन पहले तक वो डॉक्टर बनने का सपना देखता था, और आज उसे अपनी मां के लिए डॉक्टर के पास जाने का क्या देखी कि पैसे नहीं हैं। लेकिन राजू हार मानने वाला नहीं था। उसने ठान लिया था कि चाहे जो भी हो जाए वो अपनी मां को ठीक करेगा और अपने सपने भी पूरे करेगा। अगले दिन राजू ने गांव में और काम ढूंढने की कोशिश की। बारिश के कारण खेती का काम तो था, लेकिन सभी जगह वही समस्या थी, लोग कम पैसे देना चाहते थे। राजू को लगा जैसे पूरी दुनिया ने उसके खिलाफ साजिश रची हो। शाम को जब वो घर लौटा तो पता चला कि गांव के सरपंच रामदीन सिंह आए थे। मां से मिलने के बहाने वो कुछ और ही बात करने आए थे। सुनीता जी, मैंने सुना है राजू को पैसों की जरूरत है। मेरे यहां एक काम है। शहर में मेरा एक दोस्त ईंट भट्ठे का काम करता है। राजू को अच्छे पैसे मिल जाएंगे, सरपंच ने कहा। राजू को यह सुनकर खुशी हुई। आखिरकार कोई तो उसकी मदद करने आया था, लेकिन मां की आंखों में चिंता थी। लेकिन सरपंच जी, राजू अभी छोटा है और उसकी पढ़ाई। अरे सुनीता जी, पढ़ाई वढ़ाई बाद में देख लेंगे, पहले घर की जरूरतें तो पूरी हों, और फिर आजकल पढ़ लिख कर भी तो बेरोजगारी ही है। राजू ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, सरपंच जी, मैं काम करने को तैयार हूं। कितने पैसे मिलेंगे और काम क्या करना होगा? महीने के 2000 रुपए। बस ईंट भट्ठे में मिट्टी ढोना है और ईंटें पकाने में मदद करनी है। आसान काम है। 2000 रुपए। राजू के लिए यह स्वर्ग जैसा लगा। इतने पैसे में मां का इलाज भी हो जाएगा और कुछ बचत भी हो जाएगी। अगली सुबह राजू सरपंच के साथ शहर के लिए निकला। रास्ते में बारिश तेज हो गई थी। ट्रक में बैठे बैठे राजू ने गांव को पीछे छूटते देखा। मां ने रोते हुए विदाई दी थी और कहा था, बेटा, ज्यादा दिन मत रुकना, जल्दी वापस आ जाना। ईंट भट्ठा शहर से थोड़ी दूर एक सुनसान जगह पर था। वहां का मालिक श्याम सिंह एक मोटा ताजा आदमी था जिसकी आंखों में लालच साफ दिखता था। तो तू है राजू? रामदीन ने तेरे बारे में बताया है। यहां काम सख्त है, पूरे दिन मेहनत करनी होगी, श्याम सिंह ने कहा। जी हां साहब, मैं मेहनत करने आया हूं। पहले दिन का काम शुरू हुआ तो राजू को एहसास हुआ कि यहां का काम कितना कठिन है। सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक
लगातार 14 घंटे काम, भारी मिट्टी ढोना, गर्म भट्ठी के पास काम करना और इतनी गर्मी की सांस लेना मुश्किल हो जाता था। पहले सप्ताह राजू ने किसी तरह काम किया। उसके हाथ पैर में दर्द था, लेकिन वो मां के बारे में सोचकर खुद को हिम्मत देता रहा। यहां के बाकी मजदूर भी उसी तरह गरीब थे और अपनी अपनी मजबूरियों से यहां आए थे। एक मजदूर मुकेश ने राजू से कहा, लड़के, यहां काम तो सख्त है, लेकिन पैसे अच्छे मिलते हैं। बस यहां के मालिक से बचकर रहना। क्यों, क्या समस्या है? अरे, यहां जो पैसे का वादा करते हैं वो पूरे नहीं देते। कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना, और यहां से जाने भी नहीं देते आसानी से। राजू का दिल डूब गया, लेकिन अब वो क्या करता? वो यहां आ चुका था। महीना पूरा होने पर जब राजू ने अपनी मजदूरी मांगी तो श्याम सिंह ने कहा, अबे, तेरा खाना पीना, रहने का खर्च कटेगा ना? फिर कुछ नुकसान भी हुआ है। इस महीने सिर्फ 800 रुपए मिलेंगे। लेकिन साहब, वादा 2000 का था और खाना पीना तो आपने कहा था कि मुफ्त मिलेगा। अरे, नया है इसलिए नहीं पता। यहां के नियम यही हैं, अगर पसंद नहीं तो जा सकता है। राजू समझ गया कि वो धोखे में फंस गया है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था? 800 रुपए भी कुछ नहीं से बेहतर थे। रात को जब वो सो रहा था तो बारिश की आवाज सुनाई दी। वो बाहर निकला तो देखा कि तेज बारिश हो रही है। उसे अपना गांव याद आया। मां कैसी होगी? उसकी दवाई का क्या हुआ होगा? मां, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, बस थोड़ा और इंतजार करिए, वो मन में कहते हुए आंसू बहाने लगा। उसी समय मुकेश आया और बोला, राजू, तू रो क्यों रहा है? राजू ने अपनी पूरी कहानी मुकेश को बताई। मुकेश की आंखें भर आईं। भाई, यहां हम सभी की यही कहानी है, लेकिन हार मत मानना, कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा। लेकिन राजू को लग रहा था जैसे वो किसी अंधेरी सुरंग में फंस गया है, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। 2 महीने बीत गए थे। राजू को अब तक सिर्फ 1500 रुपए मिले थे, वो भी टुकड़ों में। श्याम सिंह हमेशा कोई न कोई बहाना बनाता रहता था। राजू की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। दिन रात की मेहनत और कम खाना मिलने से वो कमजोर हो गया था। एक दिन काम के दौरान राजू को तेज चक्कर आया और वो गिर पड़ा। मुकेश और बाकी मजदूरों ने उसे उठाया। श्याम सिंह आया तो गुस्से में बोला, अरे, ये नाटक क्यों कर रहा है? काम पर लगा दो इसे। साहब, लड़का बीमार है, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, मुकेश ने कहा। डॉक्टर की फीस किसी और की जेब से जाएगी क्या? अगर बीमार है तो घर जाकर इलाज कराए। राजू ने हिम्मत जुटाकर कहा, साहब, मैं घर जाना चाहता हूं, मेरी मां भी बीमार है, मेरे पैसे दे दीजिए। कौन से पैसे? तेरे ऊपर तो बकाया है, खाना पीना, रहने का खर्च, दवाई का खर्च, उल्टा तू मुझे पैसे दे। राजू को समझ आ गया कि वो पूरी तरह से फंस गया है। यहां एक साजिश थी। सरपंच रामदीन सिंह और श्याम सिंह दोनों मिलकर गरीब लड़कों को यहां फंसाते थे और मजदूरी में धोखाधड़ी करते थे। उस रात राजू ने मुकेश से कहा, भाई, मैं यहां से भागना चाहता हूं। पागल हो गया है क्या? यहां से भागना इतना आसान नहीं है। श्याम सिंह के गुंडे हैं, पकड़े गए तो मारपीट भी कर सकते हैं। लेकिन मैं यहां और नहीं रह सकता। मेरी मां का क्या हो रहा होगा? उसी समय बारिश शुरू हो गई। तेज हवा के साथ बारिश की बूंदें खिड़की से अंदर आने लगीं। राजू ने अपना हाथ बाहर निकाला और बारिश की बूंदों को महसूस किया। वो बूंदें उसे अपने गांव की याद दिला रही थीं। अचानक राजू के मन में एक विचार आया। बारिश, यही तो उसका सबसे अच्छा दोस्त था। जब भी वो परेशान होता था, बारिश उसे शांति देती थी। मुकेश भाई, कल रात को जब तेज बारिश हो रही होगी तब मैं भागूंगा। बारिश में कोई मुझे ढूंढने नहीं निकलेगा। राजू, तू जो भी करे सोच समझ कर करना, लेकिन अगर तूने ठान ही लिया है तो मैं तेरी मदद करूंगा। अगले दिन राजू ने चुपचाप एक योजना बनाई। उसने देखा कि रात में कौन सा गेट कम सुरक्षित रहता है। उसने अपने पास जो भी छोटे मोटे सामान थे एक छोटे बैग में रख लिए। शाम को मुकेश ने राजू को एक चिट्ठी दी। राजू, यह चिट्ठी मेरे गांव के स्कूल मास्टर जी ने लिखी है।
इसमें श्रम विभाग की शिकायत के लिए पता है। तू शहर में जाकर इनसे मिलना। राजू ने चिट्ठी को अपनी जेब में रख लिया। उस रात बारिश तेज हो गई, मानो प्रकृति भी राजू के साथ थी। रात के 2 बजे जब चौकीदार सो गया, राजू चुपचाप उठा और दीवार फांदकर बाहर निकल गया। बारिश में भीगते हुए वो सड़क पर पहुंचा। उसे नहीं पता था कि गांव का रास्ता कौन सा है, लेकिन वो चलता रहा। भूख प्यास से बेहाल बारिश में भीगता हुआ वो पूरी रात चलता रहा। सुबह होने पर वो एक ट्रक ड्राइवर से मिला जो उसे शहर तक छोड़ने को तैयार हो गया। शहर पहुंचकर राजू ने मुकेश की दी गई चिट्ठी के अनुसार श्रम विभाग के दफ्तर ढूंढा। वहां के अधिकारी श्रीवास्तव जी ने राजू की कहानी सुनी और कहा, बेटे, तुम्हारे जैसे कई बच्चे यहां आते हैं, लेकिन शिकायत दर्ज कराने के लिए सबूत चाहिए। सर, वहां और भी बच्चे हैं, अगर आप जाकर देखें तो। हां, हम जांच करेंगे, लेकिन तुम पहले अपने घर जाओ, तुम्हारी मां की खबर लो। राजू ने अपने पास के पैसों से बस का टिकट लिया और गांव के लिए निकल पड़ा। रास्ते में वो सोच रहा था कि मां कैसी होगी, क्या वो उससे नाराज होगी, क्या उसकी तबीयत ठीक हो गई होगी। जब वो गांव पहुंचा तो शाम हो रही थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। उसने देखा कि उसका घर बिल्कुल सूना लग रहा है। घबराते हुए वो अंदर गया। मां आंगन में चारपाई पर लेटी हुई थी। वो और भी कमजोर हो गई थी। राजू को देखते ही उसकी आंखों में खुशी और गुस्सा दोनों दिखे। राजू, तू कहां था इतने दिन? मैंने कितना इंतजार किया। राजू मां के पास जाकर रो पड़ा। मां, मुझे माफ कर दो, मैं पैसे कमाने गया था, लेकिन सब धोखा था। मां ने राजू के सिर पर हाथ रखी। खा, कोई बात नहीं बेटा, तू सही सलामत लौट आया, बस यही बहुत है। उस रात राजू ने मां को अपनी पूरी कहानी सुनाई। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही गर्व भी था कि उसके बेटे ने हार नहीं मानी थी। अगली सुबह राजू उठा तो देखा कि गांव में हलचल थी। लोग इकट्ठे होकर कुछ बात कर रहे थे। वो बाहर निकला तो पता चला कि सरपंच रामदीन सिंह श्याम सिंह के साथ गांव में आया है। वे राजू को ढूंढ रहे थे। राजू भाग गया है, उसके ऊपर पैसे बकाया हैं, उसे वापस जाना होगा, श्याम सिंह गांव वालों से कह रहा था। राजू का दिल जोर से धड़कने लगा। वो समझ गया कि अब सीधी लड़ाई होगी। उसने हिम्मत जुटाई और आगे आया। मैं यहां हूं, मुझसे क्या बात करनी है? श्याम सिंह को देखते ही गुस्सा आया। अरे भागोड़े, तू मेरे यहां से चुपके भागा है। मेरा नुकसान हुआ है, वापस चलना होगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आपने मेरे साथ धोखा किया है, महीनों मेहनत करके भी पूरे पैसे नहीं दिए। गांव के बुजुर्ग चाचा रामकिशन आगे आए। क्या बात है, क्यों लड़ाई हो रही है? सरपंच रामदीन सिंह बोला, चाचा जी, राजू को काम पर भेजा था, अच्छे पैसे मिल रहे थे, लेकिन ये बीच में भाग आया। अब श्याम सिंह जी का नुकसान हो गया है। राजू ने साहस करके कहा, चाचा जी, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। वहां पर बाल मजदूरी कराई जा रही है। मुझसे और वहां के बाकी बच्चों से दिन रात काम कराते हैं और पैसे नहीं देते। इतने में गांव की स्कूल टीचर सुमित्रा जी भी आ गईं। वो राजू के अच्छे नंबरों की वजह से उसे जानती थीं। राजू, तुम ठीक तो हो? तुम्हें देखकर लग रहा है जैसे बहुत कमजोर हो गए हो। सुमित्रा जी ने चिंता से पूछा। जी मैम, वहां खाना ठीक से नहीं मिलता था और बहुत सख्त काम करवाते थे। श्याम सिंह परेशान होकर बोला, अरे ये सब बहाने हैं, लड़का आलसी है इसलिए काम नहीं कर सकता। इतने में एक जीप आकर रुकी। उसमें से श्रम विभाग के अधिकारी श्रीवास्तव जी उतरे। राजू को देखकर वो मुस्कुराए। राजू, तुम ठीक तो हो? हमने तुम्हारी शिकायत के आधार पर जांच की है। श्याम सिंह के ईंट भट्ठे पर छापा मारा है। श्याम सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। सरपंच रामदीन सिंह भी घबरा गया। श्रीवास्तव जी ने आगे कहा, वहां हमें 20 से ज्यादा नाबालिग बच्चे मिले हैं जिनसे जबरन काम कराया जा रहा था। उनकी मजदूरी भी नहीं दी जा रही थी। यह बाल श्रम का मामला है। गांव वाले हैरान रह गए। किसी को पता नहीं था कि सरपंच जी इस तरह के काम में शामिल हैं। चाचा रामकिशन गुस्से में बोले, रामदीन, तूने यह क्या किया है? गांव के बच्चों को धोखे में फंसाया है।
सरपंच घबराकर बोला, चाचा जी, बात कुछ और है, ये लोग गलत समझ रहे हैं। श्रीवास्तव जी ने कहा, हमारे पास सबूत हैं। श्याम सिंह के यहां से दस्तावेज मिले हैं जिसमें सरपंच रामदीन सिंह का नाम भी है। वो बच्चों को भेजने के लिए कमीशन लेते थे। राजू ने अपनी जेब से मुकेश की दी गई चिट्ठी निकाली। सर, यह चिट्ठी वहां के एक मजदूर ने दी थी। इसमें और भी बच्चों के बारे में जानकारी है। श्रीवास्तव जी ने चिट्ठी पढ़ी और कहा, बहुत अच्छा राजू, तुम्हारी हिम्मत की वजह से कई बच्चों की जिंदगी बच गई है। इतने में गांव के और लोग भी इकट्ठे हो गए थे। सभी को पता चल गया था कि सरपंच ने क्या किया है। एक बुजुर्ग ने कहा, रामदीन, तू इतना गिर गया है, अपने ही गांव के बच्चों को बेचने लगा है। सरपंच रामदीन सिंह के पास कहने को कुछ नहीं था। श्याम सिंह और वो दोनों समझ गए कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। श्रीवास्तव जी ने कहा, दोनों को गिरफ्तार करना होगा और राजू, तुम्हें बाकी बच्चों की पहचान करने के लिए हमारे साथ आना होगा। राजू ने कहा, जी सर, मैं तैयार हूं, लेकिन पहले मुझे अपनी मां का इलाज कराना है। हां बिल्कुल, सरकार की तरफ से तुम्हारी मां का इलाज मुफ्त में होगा और तुम्हारी पढ़ाई के लिए भी स्कॉलरशिप मिलेगी। यह सुनकर राजू की आंखों में थे दन बुबे तो शीशम परिचे हैं, खुशी के आंसू आ गए। उसने देखा कि बारिश की हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी हैं। वही बूंदें जो कभी उसे लगती थीं कि उसके सपनों को धो रही हैं, आज लग रहा था जैसे वो उसके दुखों को धो रही हैं। गांव वालों ने राजू को घेर लिया। सभी उसकी हिम्मत की तारीफ कर रहे थे। राजू बेटे, तूने बहुत अच्छा काम किया है। अब गांव के कोई और बच्चे इस जाल में नहीं फंसेंगे, चाचा रामकिशन ने कहा। स्कूल की टीचर सुमित्रा जी ने कहा, राजू, तुम हमारे गांव के हीरो हो। अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी और तुम डॉक्टर बनोगे। राजू ने सबको धन्यवाद कहा और अपनी मां के पास गया। मां की आंखों में गर्व था। बेटा, मैं तुझ पर बहुत गर्व करती हूं। तूने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे बच्चों के लिए भी लड़ाई लड़ी है। उस शाम बारिश तेज हो गई, लेकिन इस बार राजू मुस्कुराते हुए बारिश देख रहा था। हर बूंद में उसे नई उम्मीद दिख रही थी। श्रम विभाग की मदद से राजू की मां का इलाज शुरू हो गया। सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया कि सही समय पर दवाई मिल जाने से सुनीता जी जल्दी ठीक हो जाएंगी। राजू के लिए यह खबर किसी खुशी के त्योहार से कम नहीं थी। 1 महीने बाद श्रीवास्तव जी फिर गांव आए। इस बार उनके साथ कुछ पत्रकार भी थे। राजू की कहानी अखबारों में छपी थी और उसे एक बहादुर बच्चे के रूप में पहचान मिली थी। राजू, तुम्हारी हिम्मत की वजह से पूरे राज्य में बाल श्रम के खिलाफ अभियान चला है। कई और ऐसे ठेकेदार पकड़े गए हैं, श्रीवास्तव जी ने बताया। राजू के स्कूल में एक विशेष सभा आयोजित की गई थी। जिला कलेक्टर भी आए थे। उन्होंने राजू को सम्मानित किया और कहा, राजू, तुमने जो साहस दिखाया है वो बहुत से बड़े लोगों में भी नहीं होता। तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। स्कूल की प्रिंसिपल मैडम ने कहा, राजू, अब तुम्हें बोर्डिंग स्कूल में दाखिला मिल रहा है। वहां बेहतर पढ़ाई होगी और तुम अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा कर सकोगे। लेकिन राजू के मन में एक चिंता थी। सर, मैं मां को अकेला छोड़कर कैसे जाऊंगा? वो सोचे वो अभी भी कमजोर हैं। श्रीवास्तव जी मुस्कुराए। राजू, तुम्हारी मां के लिए भी व्यवस्था है। उन्हें महिला स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जा रहा है। वहां उन्हें सिलाई कढ़ाई का काम मिलेगा जो वो घर बैठे कर सकती हैं। यह सुनकर राजू का दिल खुशी से भर गया। उसके सपने सच होने लगे थे। उस शाम जब राजू घर लौटा तो देखा कि मां आंगन में बैठकर कुछ सिल रही थी। पिछले महीने की दवाइयों से उनकी तबीयत काफी बेहतर हो गई थी। मां, आप कितनी बेहतर लग रही हैं, राजू ने खुश होकर कहा। हां बेटा, अब मैं ठीक हूं और तू देख, महिला समूह से काम मिल गया है। महीने के अच्छे पैसे मिलेंगे। मां, मुझे बोर्डिंग स्कूल जाना है। आप अकेली? अरे पागल, मैं अकेली थोड़े ही हूं। पूरा गांव मेरा परिवार है और तुझे जाकर पढ़ना चाहिए। तेरे सपने पूरे करने चाहिए। राजू ने मां को गले लगाया। इतने में हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। मां, देखिए, बरसात की पहली बूंद।
हाँ बेटा, ये बूंदें तुझे आशीर्वाद दे रही हैं। अब तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। अगले दिन राजू के लिए विदाई का दिन था। पूरा गांव उसे छोड़ने आया था। चाचा रामकिशन ने उसे आशीर्वाद दिया, बेटा जाकर खूब पढ़ना, एक दिन तू डॉक्टर बनकर वापस आना। स्कूल की टीचर सुमित्रा जी की आंखों में आंसू थे। राजू, तुम हमारे गांव का मान बढ़ाना, हमें तुम पर गर्व है। मुकेश भी राजू से मिलने आया था। श्रम विभाग की कार्रवाई के बाद सभी मजदूर छुड़ाए गए थे और उनकी बकाया मजदूरी भी दिलवाई गई थी। राजू भाई, तेरी वजह से हम सबकी जिंदगी बदल गई। अब मैं भी अपने बेटे को स्कूल भेजूंगा। राजू ने सबसे विदा ली और बस में बैठ गया। जब बस चलने लगी तो उसने देखा कि आसमान में काले बादल घिर रहे हैं। तभी बारिश की पहली बूंद बस की खिड़की पर गिरी। राजू ने खिड़की से बाहर देखा। गांव धीरे धीरे पीछे छूट रहा था, लेकिन उसका दिल वहीं था। उसने मन में ठाना कि वो एक दिन डॉक्टर बनकर वापस लौटेगा और अपने गांव की सेवा करेगा। बोर्डिंग स्कूल में राजू की नई जिंदगी शुरू हुई। वहां के टीचर उसकी कहानी जानते थे और उसकी खास देखभाल करते थे। राजू ने मन लगाकर पढ़ाई की। उसे हमेशा अपनी मां की बात याद रहती थी, बेटा पढ़ लिख कर कुछ बनना। महीनों बाद जब राजू छुट्टियों में घर गया, या तो देखा कि गांव में बहुत बदलाव आया था। सरकार की तरफ से एक छोटा अस्पताल खुला था, सड़कें बेहतर हो गई थीं और सबसे अच्छी बात यह थी कि अब कोई भी बच्चा काम के लिए बाहर नहीं भेजा जा रहा था। गांव के बुजुर्गों ने राजू से कहा, बेटा तेरी वजह से यह सब बदलाव आया है, तू हमारे गांव का हीरो है। लेकिन राजू जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है, उसे अभी भी बहुत कुछ करना है। उस रात जब वो अपनी मां के साथ बैठकर बात कर रहा था तो बारिश शुरू हो गई। मां, जब भी बारिश होती है मुझे लगता है जैसे भगवान मुझसे कह रहे हों कि हिम्मत मत हारना। हां बेटा, बारिश हमेशा नई उम्मीद लेकर आती है और तू भी हमारे लिए उम्मीद की बारिश है। राजू मुस्कुराया और बारिश की बूंदों को देखता रहा। हर बूंद में उसे अपने भविष्य के सपने दिख रहे थे। 5 साल बीत गए थे। राजू अब 12वीं कक्षा में था और मेडिकल की तैयारी कर रहा था। उसकी मेहनत रंग ला रही थी। स्कूल में वो हमेशा अच्छे नंबर लाता था और टीचर उसकी तारीफ करते थे। इस बीच गांव में और भी बदलाव आए थे। राजू की कहानी से प्रेरित होकर कई परिवारों ने अपने बच्चों को पढ़ाने पर जोर दिया था। गांव में एक नया हाई स्कूल भी खुल गया था। राजू की मां सुनीता अब महिला स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष बन गई थी। वो दूसरी महिलाओं को रोजगार दिलाने में मदद करती थी। एक दिन राजू को अपने स्कूल के प्रिंसिपल ने बुलाया। राजू, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। राज्य सरकार की तरफ से तुम्हें बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। राजू को यकीन नहीं हो रहा था। सर, मैंने तो बस अपनी और दूसरे बच्चों की मदद की थी। राजू, तुमने जो किया है वो बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी वजह से पूरे राज्य में बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता आई है। पुरस्कार समारोह में राजू को राज्यपाल जी ने सम्मानित किया। वहां मीडिया वाले भी थे और राजू का इंटरव्यू हुआ। राजू, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? एक रिपोर्टर ने पूछा। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं और अपने गांव में एक अस्पताल खोलना चाहता हूं जहां गरीब लोगों का मुफ्त इलाज हो सके। तुम्हारा संदेश उन बच्चों के लिए क्या है जो आज भी मुश्किलों से गुजर रहे हैं? राजू ने गहरी सांस ली और कहा, मैं उन सभी बच्चों से कहना चाहता हूं कि कभी हार मत मानना। मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करेंगे तो जरूर सफल होंगे। और हमेशा याद रखें कि पढ़ाई ही एकमात्र रास्ता है जो गरीबी से निकाल सकती है। उस दिन शाम को जब राजू घर लौटा तो देखा कि पूरा गांव उसका स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुआ था। बैंड बाजे के साथ उसका जुलूस निकाला गया। चाचा रामकिशन ने कहा, राजू बेटा, आज पूरे जिले में हमारे गांव का नाम रोशन हुआ है। तू सिर्फ अपने मां बाप का नहीं बल्कि पूरे गांव का गर्व है। उस रात मां बेटे बैठकर बात कर रहे थे। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। राजू, तुझे पता है, जब तू छोटा था तो मैं हमेशा चिंता करती थी कि इस गरीबी में तेरा क्या होगा।
लेकिन आज देखती हूं तो लगता है जैसे भगवान ने तुझे कुछ खास काम के लिए भेजा है। मां, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, मुझे अभी बहुत कुछ करना है। हां बेटा, लेकिन जो तूने अब तक किया है वो भी कम नहीं है। इतने में राजू के दोस्त आशु और गोपाल आए। वे दोनों भी अब अच्छी पढ़ाई कर रहे थे। राजू भाई, आपकी वजह से हमारे मां बाप भी अब हमारी पढ़ाई को लेकर सीरियस हो गए हैं, आशु ने कहा। हां, पहले तो वे कहते थे कि पढ़ लिख कर क्या करना है, लेकिन अब वे चाहते हैं कि हम भी कुछ बने, गोपाल ने जोड़ा। राजू खुश था कि उसकी कहानी दूसरे बच्चों को प्रेरणा दे रही है। कुछ महीने बाद राजू के स्कूल में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिले के कई स्कूलों के बच्चे आए थे। राजू को एक स्पीच देनी थी। मेरे प्यारे दोस्तों, राजू ने शुरुआत की, आज मैं आप सभी से अपनी कहानी साझा करना चाहता हूं। न इसलिए कि मैं कोई हीरो हूं, बल्कि इसलिए कि आप जान सकें कि कैसे एक सामान्य लड़का भी असामान्य काम कर सकता है। उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे थे। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर आपके साथ कोई अन्याय हो रहा है तो चुप मत रहिए, बोलिए, लड़िए, और सबसे जरूरी बात, पढ़ाई कभी मत छोड़िए। यही एक रास्ता है जो आपको गरीबी से बाहर निकाल सकता है। कार्यक्रम के बाद कई बच्चे राजू के पास आए और अपनी समस्याएं बताईं। राजू ने सभी को हिम्मत दी और कहा कि वो हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार है। उस रात जब राजू घर लौटा तो फिर से बारिश हो रही थी। वो छत पर खड़ा होकर बारिश देख रहा था। हर बारिश मुझे याद दिलाती है कि जिंदगी में मुश्किलें आती रहती हैं, लेकिन उनके बाद हमेशा अच्छे दिन आते हैं, वो मन में सोच रहा था। राजू जानता था कि उसका सफर अभी भी लंबा है। उसे मेडिकल की परीक्षा पास करनी है, डॉक्टर बनना है और फिर अपने गांव में वापस आकर सेवा करनी है। लेकिन वो यह भी जानता था कि अब उसके पास हिम्मत है, अनुभव है और सबसे जरूरी बात, एक सपना है जो उसे आगे बढ़ाता रहेगा। आज जब मैं राजू की इस कहानी को समाप्त करता हूं तो मेरे मन में कई विचार आ रहे हैं। बारिश की पहली बूंद, कितनी छोटी सी चीज, लेकिन कितना बड़ा एहसास। राजू के लिए यह बूंद सिर्फ पानी नहीं थी, बल्कि उम्मीद की निशानी थी। हर मुश्किल के बाद आने वाली राहत का प्रतीक थी। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में बारिश की पहली बूंद क्या है? वो कौन सा पल है जो आपको बताता है कि अच्छे दिन आने वाले हैं? राजू के लिए यह बूंद उसकी मां की मुस्कान थी, उसकी पढ़ाई थी, उसका सपना था डॉक्टर बनने का। राजू की कहानी सिर्फ एक लड़के के संघर्ष की कहानी नहीं है, यह हम सभी की कहानी है। हम में से कितने लोग हैं जो कभी न कभी राजू की स्थिति में रहे हैं, जिन्होंने गरीबी देखी है, अन्याय सहा है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी है। और अब बात है, राजू का चरित्र हमें यह सिखाता है कि समस्याएं व्यक्ति को तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि उसे मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब राजू ने अपनी पढ़ाई छोड़कर काम करने का फैसला किया, उससे तब मेरे बदे पर दिया, तो वह सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि अपनी मां के प्रेम के लिए था। जब उसने श्याम सिंह के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, तो वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी बच्चों के लिए था जो उसी जाल में फंसे थे। आज के समय में जब हम सुविधाओं से भरी जिंदगी जी रहे हैं, राजू की कहानी हमें याद दिलाती है कि संघर्ष का मतलब हार मान लेना नहीं है, बल्कि संघर्ष का मतलब है अपने सपनों के लिए लड़ते रहना, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो। राजू की मां सुनीता का किरदार भी उतना ही प्रेरणादायक है। एक मां जो अपनी बीमारी के बावजूद अपने बेटे के सपनों को जिंदा रखती है, जो कहती है, बेटा पढ़ाई मत छोड़ना। यह सिर्फ एक मां का प्रेम नहीं है, बल्कि एक दूरदर्शी सोच है। मुकेश जैसे किरदार हमें बताते हैं कि मुश्किल वक्त में मिलने वाला साथ कितना कीमती होता है। जब राजू को लगा कि वो अकेला है, तो मुकेश ने उसकी मदद की। यही तो है इंसानियत की असली पहचान। श्रीवास्तव जी जैसे ईमानदार अधिकारी यह बताते हैं कि सिस्टम में अभी भी अच्छे लोग हैं जो न्याय के लिए काम करते हैं। राजू की आवाज को सुनना और उस पर कार्रवाई करना यह दिखाता है कि अगर हम सही तरीके से अपनी बात रखें तो न्याय मिल सकता है।
और सबसे जरूरी बात, राजू का बदला लेने का सोच न रखकर बल्कि सिस्टम को बदलने का सोच रखना। वो सिर्फ श्याम सिंह से बदला नहीं लेना चाहता था, बल्कि यह चाहता था कि कोई और बच्चा इस जाल में न फंसे। जब भी आप निराश हों, जब भी लगे कि रास्ता बहुत कठिन है, तो राजू की कहानी को याद कीजिए। याद कीजिए कि बारिश की पहली बूंद हमेशा उम्मीद लेकर आती है। आज की रात जब आप सोने जाएं, तो खिड़की खोलकर आसमान को देखिए। अगर बारिश हो रही है तो उस पहली बूंद को महसूस कीजिए, और अगर बारिश नहीं हो रही तो कल्पना कीजिए कि वो पहली बूंद आपके माथे पर गिर रही है और कह रही है, हिम्मत मत हारना, अच्छे दिन आने वाले हैं। रोशनी धीमी कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और मेरे साथ चलिए एक ऐसी यात्रा पर जहां यादें धुंधली हो जाती हैं, लेकिन दिल की आवाज कभी नहीं मरती। आज रात की यह कहानी है अर्जुन की, एक ऐसे इंसान की जिसकी यादें भूल गईं, लेकिन जिसका प्रेम समय की धुंध में भी चमकता रहा। पहाड़ों की गोद में बसा छोटा सा गांव, जहां सुबह की किरणें देवदार के पेड़ों से छन कर आती थीं, हवा में मिट्टी की खुशबू और दूर से आती नदी की कलकल। यहीं रहता था अर्जुन, 60 साल का एक बुजुर्ग, जिसकी आंखों में अब वह चमक नहीं थी जो कभी हुआ करती थी। डॉक्टर साहब ने कहा था, यह अल्जाइमर की बीमारी है, धीरे धीरे यादें मिटती जाएंगी। लेकिन अर्जुन को इस बात का एहसास तक नहीं था कि उसकी स्मृति रोज एक एक करके उसे छोड़ रही है। गांव के लोग देखते थे कि अर्जुन अक्सर अपने छोटे से घर के आंगन में खड़े होकर पहाड़ों की ओर देखता रहता। कभी कभी वह अपने आप से बातें करता, कभी हवा में किसी को पुकारता, माया, माया कहां हो तुम? उसकी यह आवाज शाम की हवा में गूंजती रहती। पड़ोसी मीराबेन अक्सर उसके पास आकर बैठती। अर्जुन भाई खाना खाया? वह पूछती तो अर्जुन भोली सी आंखों से देखता। कभी कभी वह मीराबेन को अपनी पत्नी समझ बैठता, कभी बेटी समझता। क्या आपने कभी महसूस किया है कि यादें सिर्फ दिमाग में नहीं, दिल में भी बसी होती हैं? जब यादों के टुकड़े बिखरने लगते हैं तो दिल उन्हें समेटने की कोशिश करता है। अर्जुन के पास एक पुराना लकड़ी का संदूक था। रोज शाम को वह उसे खोलता, अंदर रखी चीजों को देखता। पुराने खत, एक सूखा हुआ गुलाब का फूल, कुछ तस्वीरें जो समय के साथ धुंधली हो गई थीं। वह उन चीजों को छूता, सूंघता, जैसे कोशिश कर रहा हो उन यादों को वापस बुलाने की जो कहीं गहराई में दबी पड़ी थी। गांव का डाकिया रामलाल रोज उसके घर के आगे से गुजरता। कभी कभी अर्जुन उससे पूछता, कोई चिट्ठी आई है मेरे लिए? रामलाल दुखी मन से सिर हिलाता। अर्जुन पिछले 10 सालों से यही सवाल पूछता आ रहा था। रात के अंधेरे में जब गांव सो जाता, अर्जुन अक्सर अपनी छत पर चला जाता। तारे उसे अजीब लगते, जाने पहचाने से लेकिन अनजान भी। वह हाथ उठाकर किसी तारे की ओर इशारा करता, वो देखो, वही है वो तारा जिसे हमने देखा था। लेकिन हम कौन थे, यह वह भूल चुका था। जिंगुर की आवाज में छुपी थी एक अजीब बेचैनी, जैसे प्रकृति भी जानती हो कि अर्जुन की यादों का खजाना धीरे धीरे खाली हो रहा है। लेकिन कुछ यादें इतनी गहरी होती हैं कि वे सिर्फ दिमाग में नहीं, आत्मा में बस जाती हैं। अर्जुन का बचपन इसी गांव की गलियों में बीता था। छोटा सा घर, मिट्टी की दीवारें और मां की लोरियां। उसके पिता मेहनत मजदूरी करते थे, मां घर संभालती और छोटा अर्जुन स्कूल जाने का सपना देखता था। बेटा, पढ़ाई करनी है तो गांव से बाहर जाना होगा, मां ने एक दिन कहा था। यहां सिर्फ 4वीं तक ही पढ़ाई होती है। अर्जुन की आंखों में सपने तैरने लगे थे। वह चाहता था डॉक्टर बनना, गांव के लोगों की सेवा करना। 14 साल की उम्र में अर्जुन को शहर भेजा गया, अपने मामा के घर। पढ़ाई पूरी करके वापस आना, अपने गांव को नहीं भूलना, पिता ने कहा था। मां की आंखें नम थीं, लेकिन चेहरे पर गर्व का भाव था। शहर अर्जुन के लिए एक अजीब दुनिया थी। बड़ी इमारतें, शोरगुल
और हर तरफ भागती दौड़ती जिंदगी। मामा का घर छोटा था, लेकिन अर्जुन के लिए यह एक नई शुरुआत थी। स्कूल में दाखिला मिला, किताबें मिलीं और सपनों को नई दिशा मिली। अर्जुन होशियार लड़का है, टीचर साहब अक्सर कहते। मेहनत करता रहे तो आगे जाकर कुछ बन सकता है। अर्जुन दिन रात पढ़ता, मां बाप को चिट्ठी लिखता और गांव की यादों में खो जाता। 15 साल की उम्र में अर्जुन की मुलाकात माया से हुई। वह मामा के पड़ोसी की बेटी थी, सांवली, सुंदर और बहुत शर्मीली। पहली बार जब उनकी आंखें मिलीं तो अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम नया हो यहां? माया ने पूछा था। उसकी आवाज में एक अजीब मिठास थी। हां, पहाड़ों से आया हूं, जुन ने जवाब दिया था। पढ़ाई करने। मैं भी कॉलेज जाती हूं, हिंदी साहित्य पढ़ती हूं, माया ने मुस्कुराते हुए कहा था। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई। माया को अर्जुन की सादगी अच्छी लगती। अर्जुन को माया की किताबों से प्रेम। शाम को वे साथ पार्क में टहलते, पढ़ाई की बातें करते और सपनों के बारे में बात करते। मैं एक दिन अपने गांव में अस्पताल खोलूंगा, अर्जुन कहता, और मैं वहां स्कूल खोलूंगी, माया जवाब देती। बच्चों को पढ़ाऊंगी। उनके सपने एक ही दिशा में थे, गांव की सेवा, समाज का भला। 18 साल की उम्र में अर्जुन ने माया से शादी का प्रस्ताव रखा। माया, क्या तुम मेरे साथ पहाड़ों में रहोगी? वहां सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन प्रेम है, सपने हैं। माया ने हां कह दी थी। उसकी आंखों में वही चमक थी जो अर्जुन में थी। लेकिन माया के पिता को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। लड़का गरीब है, पहाड़ी है, हमारी बेटी शहर में रहने की आदी है, उन्होंने साफ मना कर दिया। पापा, मैं अर्जुन से प्रेम करती हूं, माया ने कहा था। वह अच्छा इंसान है, मेहनती है। प्रेम से पेट नहीं भरता बेटी। मैंने तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है, शहर का लड़का है, पैसा है। माया और अर्जुन का दिल टूट गया। वे चुपके चुपके मिलते, रोते और एक दूसरे से वादा करते कि प्रेम नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन, अगर हमारा साथ नसीब में नहीं है तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी, माया ने कहा था। माया, मैं डॉक्टर बनूंगा, कामयाब बनूंगा और फिर आकर तुम्हें लेकर जाऊंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। माया के पिता ने उसकी शादी जल्दबाजी में कहीं और कर दी। जिस दिन अर्जुन को यह खबर मिली, उसकी दुनिया उजड़ गई। वह रातों रात गांव वापस चला गया। माया को आखिरी बार देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, बस एक चिट्ठी छोड़ गया। माया, मैं तुम्हें हमेशा प्रेम करूंगा, तुम खुश रहो। गांव वापसी अर्जुन के लिए आसान नहीं थी। जो लड़का सपनों के साथ गया था, वह टूटे दिल के साथ लौटा था। मां बाप ने उसे देखा तो समझ गए कि कुछ तो हुआ है। क्या बात है बेटा, पढ़ाई अधूरी क्यों छोड़ दी? मां ने पूछा। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप अपने कमरे में चला गया और कई दिनों तक बाहर नहीं निकला। खाना पीना छोड़ दिया, सिर्फ रोता रहता। बेटा, जो भी हुआ है बीत गया, आगे का सोचो, पिता ने समझाया। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, पढ़ाई पूरी करो। लेकिन अर्जुन का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। हर वक्त माया की यादें सताती रहतीं। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसका प्रेम, सब कुछ जैसे आंखों के आगे तैरता रहता। महीनों बाद अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और गांव के स्वास्थ्य केंद्र में काम करना शुरू किया। यहां एक छोटा सा क्लिनिक था जहां एक कंपाउंडर की जरूरत थी। कम से कम लोगों की सेवा तो कर सकूंगा, उसने सोचा। डॉक्टर सहगल साहब अर्जुन से खुश थे। तुम अच्छी मेहनत करते हो बेटे, अगर चाहो तो पढ़ाई भी कर सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन अर्जुन का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। हर दिन वह क्लिनिक में काम करता, मरीजों की सेवा करता, लेकिन मन कहीं और भटकता रहता। शाम को वह पहाड़ों पर चढ़ जाता और घंटों बैठकर शहर की दिशा में देखता रहता। माया कैसी होगी, खुश होगी या नहीं, ये सवाल उसे परेशान करते रहते। एक दिन पोस्टमैन रामलाल ने उसे एक चिट्ठी दी। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। कहीं माया ने तो नहीं लिखा?
लेकिन चिट्ठी उसके मामा की तरफ से थी। चिट्ठी में लिखा था, अर्जुन, माया का हाल पूछ रहा था। उसकी शादी हो गई है, लेकिन वह खुश नहीं दिखती। अक्सर तेरा जिक्र करती है। उसके पति शराबी हैं, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। यह पढ़कर अर्जुन की आंखों से आंसू निकल आए। वह माया के दुख की कल्पना भी नहीं कर सकता था। काश मैं उसके पास होता, काश मैं उसकी रक्षा कर सकता। उसने तुरंत मामा को जवाब लिखा, मामा जी, माया का पता बताइए, मैं उससे मिलना चाहता हूं। लेकिन मामा का जवाब आया, बेटा, अब कुछ नहीं हो सकता। माया के पति ने उसे दूसरे शहर ले जाया है, पता नहीं कहां है वह। अर्जुन को लगा जैसे दुनिया उसके पैरों तले से खिसक गई हो। चिताए है से वह सबसे ज्यादा प्रेम करता था। वह कहीं दूर दुख झेल रही थी और वह कुछ नहीं कर सकता था। दिन बीतते गए। अर्जुन अपने काम में खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करता, लेकिन रात के अंधेरे में माया की यादें उसे तड़पाती रहती। वह चिट्ठियां लिखता, माया के नाम, लेकिन भेजता नहीं था क्योंकि पता नहीं था। गांव के लोगों ने अर्जुन के लिए कई रिश्ते लाए। बेटा, अब शादी का वक्त है, अच्छी लड़की देखी है तेरे लिए। लेकिन अर्जुन ने हमेशा मना कर दिया, मेरा मन नहीं है मां, अभी बस काम पर ध्यान देना चाहता हूं। मां बाप परेशान थे। उनका बेटा जवान था, काम भी अच्छा कर रहा था, लेकिन कुछ तो अधूरा लग रहा था उसकी जिंदगी में। एक दिन डॉक्टर सहगल साहब ने अर्जुन से कहा, बेटे, तुम अच्छा काम करते हो, मैं चाहता हूं कि तुम्हें आगे की ट्रेनिंग दे दूं। तुम नर्स का कोर्स कर सकते हो, फिर दूसरे गांवों में भी काम मिल सकता है। अर्जुन को लगा यह एक अच्छा अवसर है। कम से कम काम में व्यस्त रहेगा तो माया की यादों से कुछ राहत मिलेगी। ट्रेनिंग के दौरान अर्जुन ने बहुत मेहनत की। वह दिन रात पढ़ता, मरीजों की सेवा करता और धीरे धीरे गांव में उसकी इज्जत बढ़ने लगी। अर्जुन भैया बहुत अच्छा इलाज करते हैं, लोग कहने लगे। डॉक्टर साहब नहीं होते तो यही हमारा इलाज करता है। लेकिन इस सब के बावजूद अर्जुन का दिल अभी भी अधूरा था। रात के सन्नाटे में वह अक्सर माया को याद करता और सोचता, कहां होगी अब, कैसी होगी। समय का पहिया घूमता रहा। अर्जुन अब 30 का हो चुका था। गांव में उसकी इज्जत थी, लोग उसे सम्मान देते थे, लेकिन उसका दिल अभी भी उसी 15 साल पुराने प्रेम में कैद था। एक दिन अचानक गांव में एक औरत आई। वह बहुत बीमार थी, बुखार में तप रही थी। कोई उसे नहीं जानता था। अर्जुन ने उसे अपने क्लिनिक में लिटाया और इलाज शुरू किया। बुखार उतरने के बाद जब औरत की आंखें खुलीं, तो अर्जुन का दिल रुकने लगा। धुंधली नजरों में भी वह पहचान गया, यह माया थी। 15 साल बाद, बूढ़ी, कमजोर, लेकिन वही माया। माया, उसकी आवाज कांप रही थी। माया ने धीरे से आंखें खोली। अर्जुन का चेहरा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन, तुम? दोनों एक दूसरे को देखते रहे। कितना कुछ कहना था, लेकिन शब्द गले में अटक रहे थे। तुम यहां कैसे? अर्जुन ने पूछा। माया की आवाज कमजोर थी। मैं तुम्हें ढूंढती हुई आई हूं। अर्जुन का गला रुंध गया। पर तुम्हारी शादी, तुम्हारा घर? कोई घर नहीं रहा अर्जुन। पति की मौत हो गई, बच्चे नहीं हुए, सब कुछ खत्म हो गया। माया रोने लगी। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा। अब तुम यहीं रहोगी, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। लेकिन माया की हालत बहुत खराब थी। डॉक्टर सहगल साहब ने जांच की तो पता चला कि उसे कैंसर है, आखिरी स्टेज। अर्जुन, मुझे बहुत अफसोस है। शायद 2-3 महीने। अर्जुन की दुनिया हिल गई। जब माया मिली थी तो लगा था कि भगवान ने सब कुछ वापस कर दिया है, लेकिन अब पता चला कि यह सिर्फ अलविदा कहने के लिए मिली थी। अगले 3 महीने अर्जुन ने माया की पूरी सेवा की। दिन रात उसके पास रहता, दवाई देता, खाना खिलाता।
माया भी खुश थी कि मरने से पहले अपने प्रेम से मिल गई। अर्जुन, क्या तुमने कभी शादी की? माया ने एक दिन पूछा। नहीं, तुम्हारे सिवा कोई और सोचा ही नहीं। मूर्ख हो तुम, मेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। बर्बाद नहीं की माया, तुम्हारे प्रेम में जी रहा था, और अब तुम आ गई हो तो लगता है जिंदगी सफल हुई। माया की आंखें भर आईं। काश हमारा साथ ज्यादा वक्त के लिए होता। जो भी समय मिला है वो भी बहुत है। कम से कम मैं तुम्हारी सेवा तो कर पा रहा हूं। उन दिनों माया ने अर्जुन को अपनी जिंदगी के बारे में बताया। कैसे उसका पति शराबी था, कैसे उसने उसे प्रताड़ित किया, कैसे वह हमेशा अर्जुन को याद करती रही। मैंने तुम्हारे लिए कई चिट्ठियां लिखीं, लेकिन भेजने की हिम्मत नहीं हुई, माया ने बताया। मैंने भी लिखीं, लेकिन तुम्हारा पता नहीं था। दोनों ने महसूस किया कि कितना प्रेम था उनके बीच, जो 15 साल बाद भी वैसा ही था। माया के आखिरी दिनों में अर्जुन ने उससे शादी की। कोई बड़ा समारोह नहीं, सिर्फ 2 गवाह और एक पंडित जी। अगले जन्म में हम साथ रहेंगे, माया ने कहा था। माया की मौत के एक दिन पहले उसने अर्जुन को एक डायरी पढ़ी। दी, यह तुम्हारे लिए है। इसमें मैंने 15 साल तक रोज तुम्हें लिखा है। अर्जुन की आंखें भर आईं। माया, मर जाने के बाद मुझे भूल जाना अर्जुन, कोई अच्छी लड़की से शादी करना, खुश रहना। तुम्हें कैसे भूल सकूंगा। अगली सुबह माया चली गई। शांति से अर्जुन के हाथ में हाथ डालकर अर्जुन ने माया का अंतिम संस्कार किया। पूरा गांव साथ था। सबको पता था कि अर्जुन ने कितना प्रेम किया था। माया की मौत के बाद अर्जुन और भी अधिक काम में खुद को व्यस्त रखने लगा। दिन में मरीजों की सेवा करता, रात में माया की डायरी पढ़ता। हर पन्ने पर प्रेम था, विरह था, इंतजार था। प्रिय अर्जुन, आज तुम्हें बहुत याद किया। सोचा कि काश तुम यहां होते। हर दिन का पन्ना यादों से भरा था। गांव के लोग चाहते थे कि अर्जुन अब दूसरी शादी कर ले, लेकिन वह हमेशा मना कर देता। माया का प्रेम काफी है मेरे लिए, अब बस सेवा करनी है। 45 साल की उम्र में अर्जुन को लगने लगा कि उसकी याददाश्त कमजोर हो रही है। कभी कभी वह भूल जाता कि कौन सी दवाई किस मरीज को दी है, कभी अपने घर का रास्ता भूल जाता। शुरू में उसने इसे सामान्य समझा, उम्र हो रही है, थकान भी है। लेकिन धीरे धीरे समस्या बढ़ने लगी। एक दिन वह क्लिनिक में एक मरीज को गलत दवाई दे बैठा। सौभाग्य से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टर सहगल साहब को चिंता हुई। अर्जुन, तुम्हें शहर जाकर चेकअप कराना चाहिए, कुछ तो समस्या है। शहर में स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने कई टेस्ट किए। रिपोर्ट आई तो सबको झटका लगा। अल्जाइमर डिजीज, यह बीमारी थी जिसमें धीरे धीरे यादें मिटती जाती हैं। यह बीमारी बढ़ती रहेगी, डॉक्टर ने समझाया। पहले हाल की यादें जाएंगी, फिर पुरानी भी। दवाई से थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन रोका नहीं जा सकता। अर्जुन को लगा जैसे आसमान गिर पड़ा हो। वह जानता था कि अब उसका काम करना खतरनाक हो सकता है। उसने क्लिनिक में काम छोड़ने का फैसला किया। नहीं अर्जुन, तुम हमारे लिए बहुत जरूरी हो, गांव के लोगों ने कहा। लेकिन अब मैं गलती कर सकता हूं, किसी को नुकसान हो सकता है। अर्जुन की आंखों में दुख था। डॉक्टर सहगल साहब ने समझाया, अर्जुन सही कह रहा है, अब यह जोखिम उठाना सही नहीं। सबसे बड़ी चिंता यह थी कि कहीं अर्जुन माया को भी न भूल जाए। यह सोचकर ही उसका दिल बैठ जाता था। नहीं, माया को मैं कभी नहीं भूलूंगा, चाहे सब कुछ भूल जाऊं, लेकिन उसे नहीं। अर्जुन ने एक काम किया। उसने माया की सारी यादों को, उसकी तस्वीरों को, उसकी डायरी को एक खास संदूक में रखा। रोज सुबह उठकर वह इस संदूक को खोलता, सब कुछ देखता और अपने दिमाग को याद दिलाता कि माया कौन थी। धीरे धीरे अर्जुन की हालत बिगड़ने लगी। कभी वह अपने घर में खुद को अजनबी महसूस करता, कभी अपने माता पिता को पहचानने में वक्त लगता। बेटा, मैं तेरी मां हूं, मां रोते हुए कहती। अर्जुन उन्हें घूर कर देखता,
फिर धीरे धीरे पहचानता। हाँ हाँ मां, माफ करना। सबसे दुखदाई बात यह थी कि अर्जुन को पता था कि वह भूल रहा है। यह एहसास उसे और भी तड़पाता था। एक दिन वह माया की तस्वीर को देखकर रोने लगा। मैं तुम्हें भूल रहा हूं माया, मैं तुम्हें भूल रहा हूं। पड़ोसी मीराबेन ने उसे समझाया, अर्जुन भाई, प्रेम दिमाग में नहीं, दिल में होता है। तुम भले ही भूल जाओ, लेकिन तुम्हारा दिल माया को हमेशा याद रखेगा। लेकिन अर्जुन की तकलीफ समझ में आती थी। वह चाहता था कि माया की हर बात, हर लम्हा हमेशा के लिए उसके पास रहे। गांव के बुजुर्ग रामदादा ने अर्जुन को समझाया, बेटा, यादें सिर्फ दिमाग में नहीं होती, आत्मा में भी होती हैं। जो प्रेम सच्चा होता है वह कभी मरता नहीं। डॉक्टर ने बताया था कि पुरानी यादें आखिर में जाती हैं, तो अर्जुन को उम्मीद थी कि माया की यादें सबसे आखिर में जाएंगी। रोज बके दिसाए की। शाम को अर्जुन अपने संदूक के पास बैठता, माया की चीजों को छूता, उसकी खुशबू को महसूस करने की कोशिश करता। माया, अगर मैं तुम्हें भूल भी जाऊं तो भी मेरा दिल तुम्हें प्रेम करता रहेगा। यह वादा करता। एक दिन उसने गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी हरिदादा से पूछा, दादाजी, क्या आत्मा की यादें भी मिट जाती हैं? हरिदादा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, शरीर मिटता है, दिमाग कमजोर हो जाता है, लेकिन मां अमर है। सच्चा प्रेम आत्मा में बसता है। इस बात से अर्जुन को थोड़ी सांत्वना मिली, लेकिन डर अब भी था। बीमारी के साथ एक अजीब बात हुई। अर्जुन को कभी कभी वे चीजें दिखती थीं जो वहां नहीं थीं। वह माया को अपने आंगन में टहलते देखता, उसकी आवाज सुनता। माया, तुम यहां हो? वह पूछता। गांव के लोग समझ जाते कि यह बीमारी का असर है, लेकिन अर्जुन के लिए यह सुकून था। चाहे भ्रम हो या सच्चाई, लेकिन माया मेरे पास है। एक रात अर्जुन ने सपने में माया को देखा। वह बिल्कुल जवान दिख रही थी, वैसी ही जैसी पहली बार मिली थी। अर्जुन, डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, सपने में माया ने कहा। लेकिन मैं तुम्हें भूल रहा हूं। भूल जाओ तो क्या हुआ? प्रेम तो दिल में है, वो कभी नहीं मरता। अर्जुन की आंख खुली तो उसे लगा कि माया सच में उसके पास आई थी। 60 साल की उम्र में अर्जुन की स्थिति और भी बिगड़ गई थी। अब वह अक्सर भूल जाता था कि वह कहां है, कौन है। लेकिन एक अजीब बात थी, माया का नाम और उसकी यादें अभी भी साफ थीं। गांव के लोग इस बात पर हैरान होते थे। डॉक्टर साहब ने कहा था कि पुरानी यादें आखिर में जाती हैं, लेकिन अर्जुन को माया की हर बात याद है। मीराबेन रोज अर्जुन के पास आती। वह देखती कि अर्जुन अपने संदूक के सामने बैठकर माया से बातें कर रहा है। माया, आज बारिश हो रही है, तुम्हें बारिश अच्छी लगती थी ना? माया, गांव में नया डॉक्टर आया है, अगर तुम होती तो खुश होती। अर्जुन की इन बातों को सुनकर लोगों की आंखें भर आती। कितना गहरा था यह प्रेम कि बीमारी भी इसे मिटा नहीं पा रही थी। एक दिन गांव में एक युवा लड़का आया। उसका नाम था विकास और वह एक पत्रकार था। वह छोटे गांवों की कहानियां लिखता था। मैंने अर्जुन अंकल के बारे में सुना है, विकास ने मीराबेन से कहा। क्या मैं उनसे मिल सकता हूं? मीराबेन ने विकास को अर्जुन के पास ले गया। अर्जुन उस दिन अपने आंगन में बैठा हुआ था, माया की तस्वीर को देख रहा था। अंकल, मैं विकास हूं, आपसे मिलना चाहता था। अर्जुन ने विकास को देखा, कुछ देर तक समझने की कोशिश की, फिर मुस्कुराया। बैठो बेटा, तुम कौन हो? मैं एक पत्रकार हूं, आपकी कहानी लिखना चाहता हूं। मेरी कहानी? अर्जुन ने सोचा। हां, मेरी एक कहानी है, माया की कहानी। अगले कुछ दिनों तक विकास रोज अर्जुन के पास आता। अर्जुन उसे माया के बारे में बताता, कैसे मिली थी, कैसे प्रेम हुआ था,
कैसे बिछड़े थे और कैसे आखिर में मिले थे। उन्होंने सिर्फ 3 महीने साथ बिताए, लेकिन पूरी जिंदगी उसी प्रेम में जी रहे हैं। विकास ने अपनी डायरी में लिखा। विकास ने देखा कि जब अर्जुन माया के बारे में बात करते हैं तो उनकी आंखों में चमक आ जाती है, यादें साफ हो जाती हैं। अंकल, आपको माया जी की सब बातें कैसे याद हैं जबकि आपको दूसरी चीजें भूल जाती हैं? अर्जुन ने विकास की तरफ देखा। बेटा, प्रेम सिर्फ दिमाग में नहीं होता, दिल में होता है, आत्मा में होता है। तुम चाहे दिमाग से सब कुछ भूल जाओ, लेकिन दिल कभी नहीं भूलता। विकास ने इस कहानी को अपने अखबार में छापा। शीर्षक था, प्रेम की यादें कभी नहीं मरती। यह कहानी बहुत मशहूर हुई। कहानी पढ़कर शहर से कुछ लोग अर्जुन से मिलने आए। उनमें से एक डॉक्टर थीं, डॉक्टर सुनीता शर्मा। वह अल्जाइमर की बीमारी पर रिसर्च करती थीं। यह बहुत दिलचस्प केस है, डॉक्टर शर्मा ने कहा। आमतौर पर इस बीमारी में भावनात्मक यादें भी मिट जाती हैं, लेकिन अर्जुन जी के साथ ऐसा नहीं हुआ। डॉ शर्मा ने अर्जुन का केस स्टडी बनाया। उन्होंने पाया कि बहुत गहरी भावनात्मक यादें कभी कभी अल्जाइमर से भी बच जाती हैं। यह प्रेम की शक्ति है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा। जो प्रेम दिल की गहराई में बसा हो वह बीमारी से भी मजबूत होता है। अर्जुन की कहानी से प्रेरित होकर गांव के युवाओं ने एक छोटा सा म्यूजियम बनाया। उसमें अर्जुन और माया की तस्वीरें, उनकी चिट्ठियां और उनकी प्रेम कहानी को संजोया गया। यह हमारे गांव की धरोहर है, गांव के सरपंच ने कहा। अर्जुन भाई ने हमें सिखाया कि सच्चा प्रेम कैसे होता है। अर्जुन जब भी उस म्यूजियम को देखते तो खुश हो जाते। माया, देखो, लोग हमारी कहानी को याद रख रहे हैं। गांव के बच्चे अर्जुन से मिलने आते। वह उन्हें माया की कहानी सुनाते। बच्चों, जब तुम बड़े हो जाओ तो सच्चा प्रेम करना। जो दिल से प्रेम करता है वह कभी अकेला नहीं होता। एक छोटी लड़की ने पूछा, दादाजी, अगर आप माया मम्मी को भूल जाएं तो? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, दिमाग भूल सकता है लेकिन दिल कभी नहीं भूलता। माया यहां है। उन्होंने अपने सीने पर हाथ रखा। विकास ने अर्जुन की कहानी पर एक किताब भी लिखी, माया, एक अमर प्रेम कहानी। यह किताब बहुत पसंद की गई। अर्जुन को पता नहीं था कि उनकी कहानी इतने लोगों तक पहुंची है। वे सिर्फ यह जानते थे कि माया उनके साथ है, हमेशा के लिए। अर्जुन की कहानी ने न सिर्फ उनके गांव को बल्कि दूर दूर के लोगों को भी प्रभावित किया था। उनकी प्रेम कहानी सुनकर कई जोड़े अपने रिश्तों को संजोने की प्रेरणा पाते थे। एक दिन शहर से एक बुजुर्ग दंपति आए। वे 60 साल से शादीशुदा थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से उनमें दूरी आ गई थी। हमने अर्जुन जी की कहानी सुनी है, पत्नी ने कहा। हम समझना चाहते हैं कि इतना प्रेम कैसे जिंदा रहता है। अर्जुन ने उन्हें देखा। उस दिन उनका दिमाग साफ था। बेटा, प्रेम करना आसान है, लेकिन प्रेम को जिंदा रखना मुश्किल। हर दिन तुम्हें चुनना पड़ता है कि तुम प्रेम करोगे या अहंकार करोगे। उस बुजुर्ग दंपति ने अर्जुन की बात सुनी, फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ा। आपकी वजह से हमें एहसास हुआ कि हमने एक दूसरे को कब का भूला दिया था। गांव में अब और भी बदलाव आ रहे थे। युवा लड़के लड़कियां प्रेम को लेकर ज्यादा गंभीर हो गए थे। वे समझ गए थे कि प्रेम कोई खेल नहीं, एक पवित्र भावना है। अर्जुन चाचा की वजह से हमारे गांव में प्रेम की इज्जत बढ़ गई है, एक युवक ने कहा। अब कोई भी लड़का किसी लड़की से मजाक नहीं करता। अर्जुन की बीमारी धीरे धीरे बढ़ रही थी। अब वे कई दिनों तक अपना नाम भी भूल जाते थे, लेकिन माया का नाम हमेशा उनकी जुबान पर रहता। डॉ सुनीता शर्मा नियमित रूप से उन्हें देखने आती रहीं। उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि भावनात्मक यादें दिमाग के उस हिस्से में स्टोर होती हैं जो अल्जाइमर से सबसे आखिर में प्रभावित होता है। लेकिन अर्जुन जी का केस अलग है। वे कहती, उनकी प्रेम की यादें इतनी मजबूत हैं कि वे बीमारी से लड़ रही हैं। मीराबेन अब अर्जुन की पूरी देखभाल करती थी। वे अर्जुन को अपने भाई की तरह मानती थीं। भैया, आज कैसा लग रहा है? वे रोज पूछती।
अर्जुन कभी कभी उन्हें माया समझ बैठते। माया, तुम कब आई? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मीराबेन को दुख होता, लेकिन वे समझ जाती कि यह बीमारी का असर है। वे अर्जुन के साथ बात करती रहती। एक दिन अर्जुन ने मीराबेन से कहा, माया, अगर मैं तुम्हें भूल भी जाऊं तो भी तुम मुझे भूलना मत। मीराबेन की आंखें भर आईं। भैया, आप चाहे जो भी भूल जाएं, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। गांव के बच्चों ने अर्जुन के लिए एक खास काम किया। उन्होंने माया और अर्जुन की कहानी पर एक छोटा सा नाटक तैयार किया। जब उन्होंने यह नाटक अर्जुन को दिखाया तो वे बहुत खुश हुए। माया, देखो, ये बच्चे हमारी कहानी दिखा रहे हैं। उस दिन अर्जुन को लगा कि माया वहीं उनके पास बैठी है, नाटक देख रही है। गांव के स्कूल में अब अर्जुन और माया की कहानी पढ़ाई जाने लगी। बच्चे सीखते कि सच्चा प्रेम कैसा होता है। टीचर जी, क्या सच में प्रेम इतना मजबूत होता है? एक बच्चे ने पूछा। हाँ बेटे, जब प्रेम सच्चा होता है तो वह सबसे मजबूत ताकत बन जाता है। विकास ने अर्जुन की कहानी पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई। इसमें गांव के लोगों के इंटरव्यू थे, अर्जुन की बातें थीं और माया की यादों का जिक्र था। यह डॉक्यूमेंट्री टेलीविजन पर दिखाई गई तो लाखों लोगों ने देखी। लोगों को एहसास हुआ कि प्रेम की असली ताकत क्या होती है। अर्जुन को पता नहीं था कि वे इतने मशहूर हो गए हैं। वे सिर्फ अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे, माया की यादों के साथ। एक दिन अर्जुन ने अपने संदूक से माया की एक चिट्ठी निकाली। उसमें लिखा था, प्रिय अर्जुति, ठीक ही मैं चाहती हूं कि तुम हमेशा खुश रहो। अगर कभी मुझे भूल भी जाओ तो याद रखना कि मैंने तुमसे बहुत प्रेम किया है। अर्जुन ने चिट्ठी को सीने से लगाया। माया, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। उस रात अर्जुन ने फिर माया का सपना देखा। वह कह रही थी, अर्जुन, तुमने मुझे अमर बना दिया है। तुम्हारे प्रेम से मैं हमेशा जिंदा रहूंगी। सुबह उठकर अर्जुन ने महसूस किया कि कुछ बदला है। वे पहले से ज्यादा शांत लग रहे थे, जैसे उन्हें कोई अजीब सुकून मिल गया हो। आज अर्जुन 65 साल के हैं। उनकी यादें अब धुंधली रहती हैं। कभी कभी वे अपना नाम भी भूल जाते हैं। लेकिन एक चीज अभी भी साफ है, माया का प्रेम। वह उनके दिल में उसी तरह जिंदा है जैसे 50 साल पहले था। गांव के लोग कहते हैं कि अर्जुन को देखकर लगता है कि वे अकेले नहीं हैं। माया हमेशा उनके साथ है, उनकी आंखों की चमक में, उनकी मुस्कान में, उनकी शांति में। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रेम की असली परिभाषा क्या है? अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम सिर्फ साथ रहना नहीं है। प्रेम है किसी को अपने दिल में इस कदर बसा लेना कि वह हमेशा के लिए वहां रहे। जब अर्जुन अपने आंगन में बैठकर पहाड़ों की तरफ देखते हैं तो लगता है कि वे माया से बात कर रहे हैं। माया, आज मौसम अच्छा है। तुम्हें ऐसा मौसम पसंद था ना? हवा में जैसे माया की आवाज गूंजती है। हां अर्जुन, मुझे यह मौसम बहुत पसंद है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कुछ चीजें मौत से भी मजबूत होती हैं। कुछ यादें इतनी गहरी होती हैं कि वे आत्मा का हिस्सा बन जाती हैं। अर्जुन का प्रेम सिर्फ एक कहानी नहीं, एक मिसाल है। आज भी जब गांव के युवा लड़के लड़कियां प्रेम करते हैं तो वे अर्जुन और माया को याद करते हैं। वे समझ गए हैं कि सच्चा प्रेम त्याग मांगता है, समर्पण मांगता है, लेकिन बदले में वह अमरता देता है। डॉ. सुनीता शर्मा अपनी रिसर्च में लिखती हैं, अर्जुन का केस साबित करता है कि मानवीय भावनाएं किसी भी बीमारी से मजबूत हो सकती हैं। प्रेम एक ऐसी ताकत है जो दिमाग के साथ साथ आत्मा में भी बसती है। गांव का वह छोटा सा संग्रहालय आज भी है। वहां अर्जुन और माया की तस्वीरें हैं, उनकी चिट्ठियां हैं और उनकी अमर प्रेम कहानी है कि हर साल सैकड़ों लोग वहां आते हैं प्रेम के मायने सीखने। मीराबेन कहती हैं, अर्जुन भाई आज भी खुश हैं।
कभी कभी लगता है कि वे हम सबसे ज्यादा खुश हैं, क्योंकि माया हमेशा उनके साथ है। रात के सन्नाटे में जब अर्जुन सो जाते हैं तो उनके चेहरे पर एक अजीब शांति होती है, जैसे कोई उनके पास बैठकर लोरी गा रहा हो। शायद माया सच में वहां होती है। शायद प्रेम मौत से भी मजबूत होता है। शायद कुछ यादें इतनी खूबसूरत होती हैं कि वे कभी मरती नहीं। अर्जुन की कहानी खत्म नहीं हुई है, वह आज भी जारी है। हर उस दिल में जो सच्चा प्रेम करता है, हर उस आंख में जो प्रेम की राह देखती है, हर उस यादें में जो दिल के किसी कोने में छुपी रहती है। आंखें बंद कर लीजिए और महसूस कीजिए कि प्रेम की यादें कितनी खूबसूरत होती हैं। वे भले ही धुंधली हो जाएं, लेकिन कभी मरती नहीं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने विचार कमेंट में लिखिए और अगली कहानी तक अपनी थकी आंखों को मीठी नींद में खो जाने दीजिए, क्योंकि जो दिल प्रेम से भरा होता है वह सबसे मीठे सपने देखता है।